So a very good evening to all of you. Today we are starting a late class, and we will be doing very important questions today. Kirchhoff's laws, which are useful for solving complex networks. ठीक है, तो देखेंगे हम इसको स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. तो Kirchhoff laws, these are very important laws. Kirchhoff, of course, name of the physics who discovered these two laws. और ये क्यों laws यूज क्यों होते हैं? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम साथ में करेंगे आज. देखो आपको दिख रहा होगा ये न्यूमेरिकल में, ये दिख रहा है आपको डायग्राम. अब अगर आपको बोल दिया जाए सोल्व दिस न्यूमेरिकल, और अगर आपने किर्चॉफ लॉ नहीं पढ़े तो आप इनको सोल्व नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो अगर आपने किर्चॉफ लॉ नहीं पढ़े तो आप इनको सोल्व नहीं कर पाओगे. ओके, बट अगर आपने किर्चॉफ लॉ पढ़े और अगर आपको आते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी सोल्विंग दिस. ठीक है, तो इसीलिए ऐसे जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, देखो तो सिंपल एक लाइन में ऐसे आपके पास ऐसे एक सेल लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस है या कुछ भी, तो उसके लिए V इज इक्वल टू IR या दूसरे जो फॉर्मूलेस हैं वो चल जाते हैं. बट अगर आपके पास ऐसा एक कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्क बना हुआ है, एक ऐसा नेटवर्क बना हुआ है, तो इसके लिए आपको किर्चॉफ के लॉज पता होने चाहिए. ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल तो बाद में करेंगे, पहले किर्चॉफ के लॉज पढ़ते हैं. तो किर्चॉफ ने दो लॉ दिए, एक तो किर्चॉफ करंट लॉ बोलते हैं करंट के लिए, एक किर्चॉफ वोल्टेज लॉ KVL बोलते हैं, किर्चॉफ मेश लॉ बोलते हैं. ठीक है, तो पहले किर्चॉफ करंट लॉ. The algebraic sum of the currents meeting at a junction in a closed electric circuit is zero. In a closed electric circuit is zero. तो I exiting plus I entering is equal to zero. और you can say जितना करंट अंदर आ रहा है उतना ही करंट बाहर जा रहा है, क्योंकि जब आप इसको I exiting is equal to करोगे तो ये वहां जाके माइनस का हो जाएगा. तो I exiting is equal to minus of I entering, मतलब जितना करंट अंदर आ रहा है उतना ही करंट बाहर जा रहा है. अच्छा, अब इसकी साइन कन्वेंशंस क्या है? द इनकमिंग करंट, वो करंट जो जंक्शन की तरफ आ रहा है उसे पॉजिटिव लेते हैं, और जो जंक्शन से अवे जा रहा है उसे नेगेटिव लेते हैं. अब आपको ध्यान रखना है जंक्शन क्या होता है, कि पहला क्वेश्चन आपका ये जंक्शन क्या होता है. यू हैव हर्ड अबाउट दिस जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये सब कुछ आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं. अदरवाइज रेलवे में भी जंक्शन होता है जहां से लगभग सारी जो ट्रेन्स है वो पास ऑन होती है. ठीक है, तो उसी तरीके से ये एक जंक्शन है जहां से बहुत सारे जो करंट्स है आ रहे हैं जा रहे हैं. तो जो करंट इस जंक्शन की तरफ आ रहे हैं वो पॉजिटिव, और जो करंट जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहे हैं वो नेगेटिव. अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर जैसे वाला एक डायग्राम है, नोड इसको बोलते हैं जंक्शन. यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो I1 है वो बाहर जा रहा है, I2 अंदर आ रहा है, I3 बाहर जा रहा है, I4 अंदर आ रहा है और I5 बाहर जा रहा है. तो सिंपली अगर हम कहें, देखो यहाँ पर I2 प्लस I4, I2 और I4 प्लस के क्यों? बिकॉज I2 प्लस I4 अंदर की तरफ आ रहे हैं. ठीक है, आप अगर सिंपली लिख सकते हो कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, बट ड्यू टू साइन कन्वेंशन I1, I3 और I5 नेगेटिव होंगे. तो जो नेगेटिव है उनको उधर ले जाएंगे. तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको I1 माइनस I3 माइनस I5 इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा ही है I exiting प्लस I entering इज इक्वल टू जीरो. बेसिकली इसकी सिग्निफिकेंस, अगर क्वेश्चन है आपके पास व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ किर्चॉफ करंट लॉ. किर्चॉफ करंट लॉ सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जितना चार्ज अंदर आ रहा है जंक्शन में उतना ही चार्ज बाहर भी जा रहा है. तो जो चार्ज है विल रिमेन कांस्टेंट. द चार्ज कैन नॉट एक्यूमुलेट एट अ जंक्शन. द नंबर ऑफ चार्जेस दैट अराइव एट अ जंक्शन इन अ गिवन टाइम मस्ट लीव इन द सेम टाइम इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन का मतलब भी यही है कि जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज निकल भी रहा है. तो जंक्शन में जो नेट चार्ज है जो पहले था वही है. ओके, नेक्स्ट. अब ये तो इजी था किर्चॉफ करंट लॉ, लेकिन किर्चॉफ वोल्टेज लॉ, इसके दो तीन नाम है अलग-अलग. किर्चॉफ वोल्टेज लॉ लिखा हुआ है, इसके अलावा इसे किर्चॉफ मेश लॉ भी बोलते हैं.
फिर जो मैश लॉ भी बोलते हैं इसको। मैश क्यों बोलते हैं वो हम आगे देखेंगे। आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको स्क्रीन पे अपनी, ठीक है, इट इज लाइक अ मैश। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, इसमें से कहां से कौन सा करंट जा रहा है कौन सा नहीं जा रहा है, पहले आपको उसको सोल्व करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे, उसके बाद आप इसमें डेरिवेशन करोगे, मैथ्स की कुछ टर्म्स यूज करोगे, ठीक है ना। तो इसीलिए इसे मैश बोलते हैं एक तरह से। मैश का मतलब होता है जादू, ठीक है। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड ईएमएफ्स अलोंग एनी क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। देखो यहाँ पे बेटा समेशन डेल्टा V इज इक्वल टू 0 है। आपने एक चीज और याद रखनी है, इसकी एक और फॉर्म भी है, समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR, ठीक है, याद रखना है आपने। समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR, ठीक है। इससे भी कर सकते हो आप, इससे भी कर, जैसे आपको लगे आप वैसे कर पाओगे इसको, ठीक है। अब इसमें साइन कन्वेंशन क्या है, मैं वैसे इसको यूज करता हूं और ये साइन कन्वेंशन भी यही बताती है। देखो एक छोटा सा आपके पास मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। ये आपके पास एक एग्जांपल है, 3 एग्जांपल दे रखे हैं, आप कोई भी एग्जांपल समझ सकते हो। ये आपके पास एक एग्जांपल है जो मैंने रेड उसमें बॉक्स में किया है, आप देख पा रहे हो। अगर आप लूप A B C A लो, अगर आप लूप लो A B C A, ठीक है, A B C A, इसके अलावा हम बना के दिखा सकते हैं और आपको दिखाया था डायग्राम में। मान लो ये आपके पास रेजिस्टेंस होगा, ये आपके पास बैटरी होगी, सेल, इसका ईएमएफ है E, ये A, ये B, ये C और ये B। ये आसान तरीका है रूल समझने का कि कब हमने E को पॉजिटिव लेना है, कब हमने E को नेगेटिव लेना है, कब हमने I को पॉजिटिव लेना है, कब हमने I को नेगेटिव लेना है। देखो यहाँ पर करंट निकलेगा पॉजिटिव से कहाँ निकलेगा, नेगेटिव की तरफ, तो पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव की तरफ गया, ये R, ठीक है। बड़े ध्यान समझना, ये रूल अगर समझ गए तो आधा काम आपका हो गया। रूल समझ गए पहले आपने अच्छे से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम लूप में जाए, फोर अगर हम लूप में जाए फोर लूप, कहां से कहां जाएंगे हम, A B C D A, A B C D A, ओके। अगर हम लूप में जाएं A B C D A, जिस लूप में करंट जा रहा है, तो ध्यान से देखो क्या होगा। एक टाइम पे आप एक से दूसरे पॉइंट पे जा सकते हो, मतलब से A से B पे जाओगे, फिर B से C पे जाओगे, फिर D से A पे जाओगे, ठीक है। तो A से B, फिर B से C, फिर C से D, फिर D से A। तो ध्यान रखो यहाँ पर सबसे पहले आप जब A से B पे जाओगे, ठीक है, A से B में सिर्फ और सिर्फ करंट है। आपके पास फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है आपके पास समेशन E समेशन E समेशन E is equal to summation I R। करंट और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन या प्रोडक्ट होना चाहिए। अब जब आप A से B पे गए तब तो सिर्फ करंट ही करंट है आपके पास, रेजिस्टेंस भी नहीं है,
ना कोई सेल लगा है, तो ए से बी में आपके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप बी से सी जा रहे हो तो ध्यान रखो करंट भी कहां से कहां जा रहा है, बी से सी। अगर आपको लूप में जिस डायरेक्शन में जाना है वो करंट भी उस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस वहां पे रेजिस्टेंस भी है, तो आई आर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब आई आर पॉजिटिव। आई आर क्या होगा, पॉजिटिव। कहां से कहां के लिए, बी, बी से लेकर सी तक के लिए, बिकॉज आप लूप में कहां जा रहे हो, बी से सी जा रहे हो, और करंट भी कहां से कहां जा रहा है, बी से सी जा रहा है, और रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। फिर आप सी से डी जाओगे, सी से डी में कुछ भी नहीं है, सिर्फ करंट है, सिर्फ करंट का कुछ नहीं है। उसके बाद आप जाओगे डी से ए, तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है जब आप डी से ए पे गए तो पहले नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है सेल का, सेल का क्या आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, तो समेशन ई भी पॉजिटिव। अगर आप किसी भी लूप में किसी डायरेक्शन में जा रहे हो, पहले उसका नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, ठीक है, तो आपने उसको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी लूप के लिए, ऐसे एक और लूप के लिए लेते हैं। अगर हम लूप ले फॉर लूप, अब उल्टी लूप लेंगे, ए बी सी बी ए। अब हम पहले ए से बी पे जाएंगे, फिर सी पे जाएंगे, फिर बी पे जाएंगे, फिर ए पे जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, अब इसमें ये होगा कि देखो जब आप ए से डी पे गए, ठीक है, ए से डी पे गए तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, तो अगर पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसमें लिखोगे समेशन ई, नेगेटिव आएगा बेटा, क्या आएगा, नेगेटिव। फिर उसके बाद समेशन आई आर, अब ये क्या आएगा, देखो ध्यान से, डी से सी पे गए, डी से सी पे करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, बट वहां पे रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो आई आर का मतलब नहीं। जब आप सी से बी पे जाओगे तो करंट है, रेजिस्टेंस भी है, बट यू आर गोइंग अगेंस्ट, अपोजिट जा रहे हो, आप अपोजिट जा रहे हो करंट के, आप जा रहे हो सी से बी, करंट जा रहा है बी से सी, तो नेगेटिव। सही बच्चों, क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट रूल, ये 4 रूल आपको यही लिखा हुआ है नोट्स में, जब ऊपर पढ़ोगे इसको। The EMF is taken positive when we traverse from positive to negative terminal of the cell. ठीक है? The EMF is taken negative when we traverse from negative to positive terminal of the cell. If the resistor is traversed in the direction of the current, then potential difference across it is taken as positive. ठीक है, तो ये सब रूल्स है, आप पढ़ सकते हो। अच्छा, किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और किरचॉफ का सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये 2011 में ऑल इंडिया के पेपर में आया हुआ है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। In the given circuit, assuming point A to be at zero potential, जो A पॉइंट है वो कितने पोटेंशियल पे है, मतलब जो VA है वो 0 है। ठीक है, यूज किरचॉफ लॉज टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एट B। आपने B का पोटेंशियल निकालना है बेटा, आपने B का पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो बाय KCL एट पॉइंट D, आपने याद रखना केवीएल कभी भी डायरेक्ट पहले नहीं लगता, हमेशा पहले केसीएल लगेगा, किरचॉफ करंट लॉ लगेगा, उसके बाद ही आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगता है। तो पहले आपने डी पॉइंट, आपको दिख रहा है यहाँ पे दो जंक्शन, एक तो डी दिख रहा है और एक सी दिख रहा होगा। ठीक है, हम ले रहे हैं यहाँ पे डी पॉइंट बाय केसीएल एट पॉइंट डी। अब देखो बेटा 2 एम्पियर का करंट अंदर आ रहा है, 1 एम्पियर का करंट बाहर जा रहा है। ठीक है, 2 एम्पियर का करंट अंदर आ रहा है और 1 एम्पियर का करंट बाहर जा रहा है। और देखो यहाँ पे ध्यान से, डी पॉइंट पे 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, उसकी 2 ब्रांचेस बनेंगी, एक तो 1 एम्पियर और दूसरा ये देखो वो बेटा नीचे भी जाएगा ना यहाँ पर, इसलिए उसने लिखा एक तो आईडीसी +1 और करंट आ कितना रहा है जंक्शन की तरफ 2। क्लियर होगा सभी को? मतलब जो 2 एम्पियर है उसके 2 पार्ट बनेंगे, एक तो एक और एक आईडीसी। ठीक है,
तो यहाँ से आईडीसी की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर, तो आपको करंट पता चल गया कि आईडीसी में कितना करंट है, 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो आपको आईडीसी की वैल्यू पता चल गई। अलोंग द ए अगर हम इस लूप को देख ले ACDBA, तो VA माइनस VB मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू -1। -1 क्या है बेटा, पोटेंशियल, ठीक है, -1 -2 इंटू 1। अच्छा एक बात ध्यान रखना, बहुत सारी बुक्स में थोड़ा सा रूल का चेंज है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले आया तो आप पॉजिटिव लोगे, इन्होंने क्या कर रखा है, नेगेटिव कर रखा है। लेकिन इन्होंने दूसरा रूल फिर उसको चेंज कर दिया। मतलब कई बार ऐसा होता है केमिस्ट्री में कैथोड और एनोड और फिजिक्स में कैथोड और एनोड को हम डिफरेंटली लेते हैं, तो वो गलत नहीं है, वो अपने अपने तरीके होते हैं, उसको जैसे मन आप पढ़ सकते हो। अलग अलग बुक्स में इसलिए अलग अलग लिखा होगा, तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो -1 लिखा हुआ है यहाँ पर, आप कहोगे सर आपने तो बोला कि अगर पहले नेगेटिव टर्मिनल आया सेल का तो आपने क्या लेना है, नेगेटिव पॉजिटिव लेना है, इन्होंने नेगेटिव ले रखा है। तो बेटा इन्होंने यहाँ पर जब पॉजिटिव टर्मिनल आया तब इन्होंने +2 ले रखा है, तो वो दोनों के इफेक्ट नेगलेक्ट हो जाएंगे, नल हो जाएंगे, ठीक है। -1 -2 इंटू 1, क्योंकि करंट कितना है 2 एम्पियर का और सॉरी 1 का, और पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट का, +2 ये वाला +2, ठीक है। कितना आ गया -1 के इक्वल आ गया, तो VA कितना है 0, तो VB कितना होगा 1 वोल्ट। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन इजी है। अच्छा इन सब क्वेश्चन में जैसे ये करने से पहले आप कोई ऐसा क्वेश्चन कर जो आपको समझ थोड़ा कम आए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखा होता। जैसे कि आप ये वाला क्वेश्चन उठा लो, ये वाले क्वेश्चन में तो देखो आपको करंट बनाया होगा। ज्यादातर जब पेपर आता है ना तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, और ये है सीबीएसई सैंपल पेपर 11, ठीक है, 2011 का सैंपल पेपर में आया है। अब क्या है, अब जैसे ये वाला है, इसमें तो आपको देखो बेटा करंट बनाए हुए हैं I-1 I1 दिया हुआ है, तो इसमें आपको फिर भी नाम पता है। अब जैसे इसमें आपको देखो बेटा सेल लगा दिए, रेजिस्टेंस लगा दिए, करंट का नामो निशान नहीं, तो आप ऐसे क्वेश्चंस में क्या करोगे। ऐसे क्वेश्चंस को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो आपको करंट बनाने हैं, आपको करंट दिखाने पड़ेंगे। कैसे दिखाओगे, अब देखो ध्यान से, E1 से करंट निकला, करंट कहां से निकलेगा, पॉजिटिव से निकलेगा, और ये हो गया E1, E1 से क्या निकलेगा I1 मान लो। ऐसे ही E2 के पॉजिटिव से निकलेगा I2, ठीक है। अब ये करंट ऊपर जाएगा, ये करंट नीचे आएगा, ये दोनों देखो ये जंक्शन है, इसे मान लो C, इसे मान लो D। तो अगर C जंक्शन में लगाया है तो I1 प्लस I2, और इसको मान लो I, ठीक है। और I की वैल्यू क्या होगी, ऑफ कोर्स I की वैल्यू होगी I1 प्लस I2, I की वैल्यू कितनी होगी I1 प्लस I2, ठीक है। तो इस तरह से आपने पहले डायग्राम को पूरा करना है और उसके बाद आपने किरचॉफ लॉ लगाना है, ठीक है। अब जैसे देखो इसमें लूप देखो क्या कर रखे हैं, A B C B A। अब पहली बात उसमें A ये C B कहाँ है, तो पहले तो आपको ये लिखने पड़ेंगे और लगाने पड़ेंगे। आप यहाँ पे लिखोगे ऐसे कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इसको A, ये C हो गया, ये D हो गया, इसको मान लो B, वो कोई भी आप नाम जरूरी नहीं यही नाम आपने याद रखने, ठीक है। और फिर जब रूल लगा दोगे आप इस पे, देखो ऐसे दो इक्वेशंस बन जाएगी, ये देखो यहाँ पे से लगा दिया, यहाँ पे से कर दिया अलग अलग नाम कोई भी दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि यही A पॉइंट लेना है, यही A पॉइंट लेना है, ये आपकी मर्जी है। बस आप उसका जो नाम आप लिखोगे वो आपने देख के रखना है। अच्छा करना क्या है, जैसे आपने मैथ्स में किया होगा, दो इक्वेशंस बनानी है। देखो दो इक्वेशन बन गई, एक बन गई 6I1 + 4I2 = 12, उसके बाद बन गई 4I1 + 5I2 = 6। इन दोनों को मैथ्स में करते हैं ना, x + y = 6, x - y = 7, तो x की वैल्यू निकल जाती है, फिर एक किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां से निकाल लिया, उसके बाद जो भी उसने आगे क्वेश्चन में पूछा वो आप कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा ये वाला क्वेश्चन यूजिंग किरचॉफ लॉ इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, अगेन इसमें भी आपको देखो बेटा करंट बनाए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको पहले ही बता रहा हूं,
किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने से पहले आपको किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करना है। उसका रीजन क्या है? देखो मैथ्स में x y z वाली जो इक्वेशन होती है उसको सोल्व करना टफ है, लेकिन जब दो वेरिएबल्स हो x और y, ठीक है, तो उसको सोल्व करना आसान है। इसीलिए आपने करना क्या है, किरचॉफ करंट लॉ से होता क्या है, जो तीसरे वाला जो करंट है ना I3, उसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं I1 और I2 की टर्म्स में, जिससे हमारी इक्वेशन तीन वेरिएबल की ना होकर दो वेरिएबल की होगी, क्योंकि दो वेरिएबल को सोल्व करना आसान है एज कंपेयर टू थ्री वेरिएबल्स। ठीक है, ये बहुत सारे न्यूमेरिकल है, आप इसे आराम से देख सकते हो, सबके सॉल्यूशन और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात, इन्होंने जो कर रखे हैं क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में कर रखे हैं। आपकी मर्जी है बेटा, शॉर्टकट मेथड भी है आपके पास, बाकी लॉन्ग कट मेथड भी आप कर सकते हो, तो आपकी मर्जी आपने कैसे उसको करना है। ठीक है, ये दे रखे थे तो पूरा मेथड दे रखे कैसे सोल्व किया उन्होंने, इन्होंने थोड़ा डायरेक्ट मेथड से किया है। आप पहले समझ समझ के करो, उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर आप डायरेक्ट मेथड भी आसानी से सीख जाओगे, लेकिन पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन नोटबुक पे होने चाहिए आप लोगों के, सारे के सारे क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन आपने खुद सोल्व करना है, पहले आप देखो सॉल्यूशन को, समझो सॉल्यूशन को, समझ में आता है तो खुद प्रैक्टिस करो इसकी। ठीक है, so these are the very important questions which you all have to do। सबको ये न्यूमेरिकल्स करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, सबका सॉल्यूशन है। if you have any doubt kindly contact me। ठीक है, next is Wheatstone bridge principle। it is an arrangement of four resistors used to determine resistance of one resistor in terms of other three resistors। इसकी कंडीशंस है कुछ एक्चुअली, बेसिकली इट इज अ अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट है जिसमें हम एक चार रेजिस्टेंस लेते हैं और उनमें से हमें एक की वैल्यू निकालनी है तो हम उसको निकाल सकते हैं, बट इट हैज सम कंडीशंस। कंडीशंस ये है कि दो का रेजिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, चार में से दो का रेजिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, जैसे कि P और Q का रेजिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। R एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, और S वो रेजिस्टेंस है जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता, उसके वैल्यू निकालनी है। दैट इज व्हाई आई सेड कि देयर आर सम कंडीशंस, ठीक है, अंडर व्हिच वी कैन यूज दिस प्रिंसिपल। Consider the figure given below, which is an arrangement of resistors and is known as Wheatstone bridge। ये इसका डायग्राम है। ठीक है, Wheatstone bridge consists of four resistors। important topic है बेटा, because अगर आप मीटर ब्रिज पढ़ रहे हो, मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो यही है, Wheatstone bridge। four resistors P, Q, R and S with a battery of PMF P, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। On pressing K2, जैसे हम K2 की को प्रेस करेंगे, if galvanometer does not show any deflection, then Wheatstone bridge is said to be balanced। अगर हम K2 को जोड़े और यहाँ से करंट भी पास हो रहा है लेकिन फिर भी गैल्वेनोमीटर में कोई रीडिंग शो नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि Wheatstone bridge बैलेंस कंडीशन में है। और वो कब हो सकता है, सिर्फ एक ही कंडीशन है उसकी, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो on pressing key K2, if galvanometer does not show any deflection, then Wheatstone bridge is said to be balanced। Okay, galvanometer is not showing any deflection, this means that no current is flowing through the galvanometer and terminal B and D are at same potential। देखो आपको पता है कि करंट के फ्लो होने की कंडीशन क्या है, वो ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अगर सेम पोटेंशियल में है B और D तो करंट फ्लो हो ही नहीं सकता, बिकॉज करंट फ्लो तभी होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड Wheatstone bridge। उसकी कंडीशन क्या है, BD is equal to BD, और अगर हम देखें तो P अपॉन Q is equal to R अपॉन S। अब आप पूछोगे सर वो जो आपने किरचॉफ लॉ कराया उसका यहाँ पे क्या यूज है, तो इस so now we will derive this condition P upon Q is equal to R upon S। For that we will use Kirchhoff voltage law, जो हमने पढ़ा है उसको ही हम यूज करने वाले हैं।
कैसे करेंगे, देखो दो लूप दिख रही है आपको, मैं इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ रेड पेन से। एक दिख रहा है आपको ए बी डी ए, ठीक है, और ऐसे ही बी सी डी बी, ठीक है, दो लूप दिख रही है। तो एक बार लेंगे ए बी डी ए, एक बार लेंगे बी सी डी बी। आप दूसरे नाम भी बना सकते हो, एस्टोनिक यही नाम बना रहे हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द कंडीशन फॉर बिट्स ऑन ब्रिज। For this, we applying KVL on loop A D B A. तो I2 R minus I1 P is equal to 0. आप देख सकते हो, पहले A से D पे जाएंगे हम, ठीक है। मैं A से B पे गया था, आप A से B पे जा सकते हो, नो इश्यूज, आपके पास कंडीशन सेम आएगी। ये जा रहे हैं पहले A से D, तो आप A से D जा रहे हो, करंट भी A से D जा रहा है, तो इसीलिए देखो करंट इंटू रेजिस्टेंस I2 इंटू R, देखो यहाँ पर I2 इंटू R, ये प्लस का आया, उसका रीजन क्या है, आप A से D जा रहे हो बेटा, ठीक है, और करंट भी कहां से कहां जा रहा है, A से D जा रहा है, सेम डायरेक्शन जा रहा है, रेजिस्टेंस भी है, तो I2 इंटू R प्लस का आएगा। उसके बाद आप D से B गए, D से B में कोई करंट नहीं है, तो इसीलिए कुछ कोई वैल्यू नहीं आएगी। उसके बाद आप B से A पे जाओगे, देखो आप जा रहे हो B से A लूप के अंदर, लेकिन करंट कहां से कहां जा रहा है, A से B, तो नेगेटिव आएगा। तो देखो यहाँ पर I2R माइनस I1P, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अब दूसरी वाली कंडीशन पे आते हैं। दूसरा लूप हमने क्या ली, BCDB, BCDB यहाँ पे लिखा है, तो मैं आपको, आप पहले B से C पे गए, तो B से C में करंट भी B से C पे जा रहा है, तो क्या आ जाएगा I1 इंटू Q, I1Q। उसके बाद आप C से D पे जाओगे, लेकिन करंट जा रहा है उल्टा, कहां से जा रहा है, D से C, आपको जाना है C से D, तो माइनस I2S, देखो यहाँ पे I1Q माइनस I2S, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। दिस इक्वेशन गिव्स द कंडीशन फॉर द बैलेंस्ड Wheatstone bridge। Thus, if the ratio of the P and Q and the resistance capital R is known, then unknown resistance capital S can easily be calculated. Okay, so that's it. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट वर्क्स एज द प्रिंसिपल फॉर मीटर ब्रिज, और ये मीटर ब्रिज है, ये आपका प्रैक्टिकल भी है बेटा, इस पे प्रैक्टिकल होगा आपका, सेकंड प्रैक्टिकल, पहला प्रैक्टिकल है आपका ओम्स लॉ, सेकंड प्रैक्टिकल में मीटर ब्रिज वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज होगा, और उसका प्रिंसिपल है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज। दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो थैंक यू ऑल, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।